ओके सो हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या। ठीक लग रहा है? ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, लास्ट लेक्चर किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फाइनली गाइस 12-13 पता नहीं कितने लेक्चर लगे, हमने खत्म कर लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत बड़ा पोर्शन हमने खत्म कर लिया। अब जो 3 चैप्टर रह गए जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो थोड़ा मतलब ठीक है, वो थोड़ा ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी टर्म्स है लर्न करने वाली। और हमारा अमाइन है, अमाइन भी ज्यादा बड़ा नहीं, वो तो छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। तो करीबन करीबन मैं मान के चल रहा हूँ 5 जनवरी, है ना, 5 जनवरी खत्म कर देंगे केमिस्ट्री। 5 जनवरी में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कोशिश करेंगे दिसंबर लास्ट तक, जनवरी तक हो जाए 5 जनवरी, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग, है ना। बॉन्डिंग पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सवाल देखेंगे, ठीक है। क्या है बॉन्डिंग, ध्यान से मेरी बात को सुनना। बॉन्डिंग में क्या है, बॉन्डिंग में क्या है, बॉन्डिंग में क्या है। टॉपिक का नाम है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सबसे पहले चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ था, आपने वर्नर पढ़ा है ना। वर्नर ने अपने पोस्टुलेट्स दिए, वर्नर ने अपनी थ्योरी दी। वर्नर के बाद आपने सब इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, ये सारा कोऑर्डिनेशन, पॉलीहाइड्रोन क्या है, ये सब आपने पढ़ लिया था, है ना। होमोलाइटिक, हेप्टोलाइटिक, ये सब आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने वीबीटी पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2 से 3 लेक्चर में हमने खत्म करी। फिर हमने सीएफटी पढ़ी, सीएफटी में हमें 4 लेक्चर लगे, कलर वलर सब पढ़ने में, लिमिटेशन वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने आइसोमर पढ़ा, आइसोमर 2 लेक्चर लगे हमें, लेकिन वो एक एक सवा घंटे का था मेरे ख्याल से, तो सही था, अच्छा रहा। तो अब लास्ट में ना, अब पता है हमारी एनसीईआरटी क्या करती है, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में सीएफटी के बाद लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखा है, उसके नीचे स्टार्ट कर रखा है उसने बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। और सीएफटी में कमियां लिख रखी है कि सीएफटी में ये कमियां थी, और उसके नीचे बॉन्डिंग समझा रखा है। मतलब मेरे पास एक सवाल अगर आए कि भैया ये कोई मेटल है और कोई मेटल है, अब मान लो अमोनिया है, मान लो मान लो कोई भी कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, इसमें क्या है NH3 6 है, और ये हो गया मान लो 3+, ये है। अगर मेरे पास ये है, अब मैं तुमसे कहूं कि स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा इसका, तुम कहोगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कोबाल्ट, भैया 6 अमोनिया है, बगल बगल में आ जाएंगे NH3, इधर भी NH3, इधर भी NH3, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, ऐसे 6 आ जाएंगे। लेकिन असल में बॉन्डिंग कैसे हो रही होगी, असल में जो बॉन्डिंग हो रही होगी वो कैसे हो रही होगी, तो वो उन्होंने क्या करा, अब भाई ऐसे तो अमोनिया है यहाँ पे, तो वाटर हो सकता है, H2O, Cl हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, NO, CO हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा भैया ऐसा है ना, हम तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, और वो पकड़ रहे हैं हम कार्बोनिल। क्या पकड़ रहे हैं? कार्बोनिल। मैंने कहा समझाओ। अंग्रेजी की भाड़ में, पहले समझाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, बराबर है। देखो उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल के साथ समझाया, कार्बोनिल एग्जाम्पल के साथ। कार्बोनिल कैसे समझाया, ध्यान से देखना। मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये हमें क्या करना चाह रहे हैं, ये हमें बॉन्डिंग समझा रहे हैं, ये हमें बॉन्डिंग समझा रहे हैं एक की मदद से, कार्बोनिल की मदद से। और वही हमारे सिलेबस में कैसे, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि भैया ऐसा है जो सीओ है। मैंने कहा भैया सीओ क्या है, मैंने कहा भैया कार्बन मोनोऑक्साइड था पहले तक तो, है ना, इसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते थे। अब इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, सीओ एज अ लिगेंड क्या है, एज अ लिगेंड इसका नाम कार्बोनिल पड़ गया भाई। वीडियो चल रहा है? यस यस, एज अ लिगेंड, एज अ लिगेंड इसका नाम क्या हो गया, कार्बोनिल। एज अ लिगेंड इसका नाम क्या हो गया, कार्बोनिल। मैंने कहा ठीक है, कार्बोनिल हो गया। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, देखो कार्बोनिल का जो स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये कार्बन है, कार्बन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4, 1 2 3 4, दिख रहा है, 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो ये रहा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। अब एक तो इनके बीच में बनता है डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड तो बन गया, ये एक तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया।
इस ऑक्सीजन के तो 2 2 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्या इस कार्बन के हो गए? नहीं। 2 2 4 5 6 कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। अबे दिख भी रहा है, बहुत छोटा तो नहीं हो रहा? नहीं, साफ जिंदा दिख रहा है भाई साहब। तो अब इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। अब 2 कैसे पूरे हो? तो ये ऑक्सीजन कहता है ऐसा है, दिल छोटा ना कर छोटे, ऐसा है, एक लोन पेयर देता हूं तेरे को। तो ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर निकालता है और एक लोन पेयर इसको शेयर कर देता है, यानी ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भैया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, अगर ये तुमने सोचा कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई तो बेटा छोड़ दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना, भैंस की टांग। तुम्हें पता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया उसने, गिवन बाय वन शेयर्ड बाय बोथ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है, 8 8 हो गए। इसको आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो। कैसे करके? ऐसे करके। कैसे? ऐसे ऐसे। अरे ज्यादा नहीं, आज बहुत हल्का है, बहुत हल्का। ये है खत्म, खत्म टॉपिक है ना, मुश्किल से 10 मिनट चलेगा। मजाक कर रहा हूं। देखो ये कार्बन है और संडे को टेस्ट है तुम्हारा भाई, और तुम तो आ ही रहे हो, है ना। ये कार्बन है, अब ये क्या है, ये ऐसा 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 ऐसा, और ये रहा ऑक्सीजन, इसके आखिरी में भी एक दो बराबर है। अब ये क्या है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रखा, एक इसको दे दिया, है ना, ऐसे ही किया ना, एक इसको दे दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। या तो आप एरो से बनाओ या आप नॉर्मल बनाओ, बात एक ही है, बराबर है ना। यस यस, तो दोनों स्ट्रक्चर ठीक है, क्लियर है। यस। अब मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कैसा होता होगा, ध्यान से मेरी बात को सुना, देखो क्या होता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो ये कार्बोनिल है, जब ये एज अ लिगेंड आएगा, इसके पास लोन पेयर है, कार्बन के पास लोन पेयर है, तो क्या होता है? देखो ऐसा होता है, कार्बोनिल CO एज अ लिगेंड। एज अ लिगेंड क्या होता है? ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास क्या है? मेटल। अब जो ये मेटल है, इस मेटल के पास d ऑर्बिटल होगा, तो ये d के वैकेंट d के ये d के क्या होंगे? ऑर्बिटल्स। ये क्या है? d के ऑर्बिटल्स। ये क्या है? d के ऑर्बिटल्स। ऐसे बना रहा हूं मैं, ऐसे। ये मेटल होगा ना, सेंट्रल मेटल एटम। अरे वो बॉन्ड मत समझो इसको, ये बॉन्ड नहीं है, वो उसके खाली ऑर्बिटल है। क्या है? ऑर्बिटल्स। अब यहां पे कौन है? कार्बोनिल CO। अब कार्बन के पास अपना एक ऑर्बिटल भी, अपना एक क्या है? लोन पेयर है। तो कार्बन के पास है अपना एक लोन पेयर, जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है? अभी नीचे वैसे मैं बड़ा सा बनाऊंगा। तो कार्बन के पास क्या है? एक लोन पेयर है, हाँ है ना। यस। तो ये ऐसा, ये कार्बन के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ये इसके साथ क्या करना जाएगा? बॉन्ड बनाने जाएगा। इसके साथ क्या बनाने आएगा? बॉन्ड बनाने। ये इसके साथ क्या बनाने आएगा? बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है, देखो कैसे। ये इधर आ रहा है, ये जो है ये इधर आ रहा है, ये अपना लोन पेयर लेके इसके साथ शेयर करने आ रहा है। यही तो होता है, लिगेंड यही तो करता है। चल रहा है ये, लिगेंड यही तो करता है, लोन पेयर पूरा का पूरा डोनेट करता है, उसके बाद शेयरिंग करते हैं, है ना ये। यस। अब देखो क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनना क्या होगा, इसको बहुत बड़े से स्ट्रक्चर में समझाता हूं। देखो हमारे पास होता है मेटल, ये रहा मेटल, ये रहा मेटल। अब मेटल जो है, सेंट्रल मेटल एटम जो है, उसके पास d ऑर्बिटल होगा, तो ये रहा उसका d ऑर्बिटल। ये रहा उसका d ऑर्बिटल। अब यहां पे है कार्बोनिल, यहां पे क्या है? कार्बोनिल, है ना। अब कार्बोनिल है कुछ ऐसा, C कार्बन, कार्बन का ऐसा बॉन्ड है इसके साथ, O के साथ। ये ऑक्सीजन के भी अपने लोन पेयर होंगे, अरे ऑक्सीजन के भी अपने ऑर्बिटल्स होंगे। अरे ये तो ऑर्बिटल है ना, p s p, कोई भी ऑर्बिटल हो उसका, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक तो लोन पेयर था, एक तो क्या था? लोन पेयर। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर ये शेयर करेगा इसके साथ, ये लोन पेयर से शेयर करा इसके साथ, कोई डाउट नहीं। अब इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो भी होंगे ऑर्बिटल्स, इस कार्बन के पास अपने ऑर्बिटल्स। अब सीन क्या होता है, यहां पे इन्होंने शेयर करा इलेक्ट्रॉन,
ये तो बना सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड समझते हो ना, सिंगल बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ रखा है ना? तो भैया वहां आपको पता है हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बना सिग्मा बॉन्ड। और कहां से कहां बना सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड इधर से इधर बना, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड समझते हो ना, सिंगल बॉन्ड। अरे सिग्मा बॉन्ड समझते हो, सिंगल बॉन्ड इधर से इधर बना है, बराबर है? यस। अब मतलब अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, जैसे कोई मेटल है उसमें 6 कार्बोनिल है, तो वो अपना एक एक लोन पेयर ऐसे करके शेयर कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके शेयर कर रहे होंगे, हाँ है ना? मान लो ये एस का, ये पी का, ये डी का, ये डी का कौन सा ऑर्बिटल है, ऐसे ऐसे करके इनमें शेयर कर रहे होंगे, ठीक है? इनमें, सॉरी। अब यार ये तो सिंगल बॉन्ड है यार, ये तो वीक हो जाएगा यार। तो आगे हमसे ये बोला जाता है कि भैया इसको ना स्ट्रॉन्ग करना है, इसकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, इसकी बॉन्डिंग को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग। तो बताइए एम क्या करता है? पहला लोन पेयर किसने शेयर किया? देखो जो सिग्मा बॉन्ड बना है, वो सिग्मा बॉन्ड में कौन? कार्बन का जो लोन पेयर था, कार्बन ने अपना लोन पेयर मेटल के खाली वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर शेयर किया है। लेकिन अगला क्या होता है यहाँ पे हमने क्या देखा गया? यहाँ पे पाई कैरेक्टर भी होता है। क्या भी होता है? पाई कैरेक्टर। हाँ, यहाँ पे क्या भी आता है? पाई कैरेक्टर। तो पता है क्या होता है? ये मेटल क्या करता है? इस मेटल के पास ना भरे हुए होंगे कुछ ना कुछ डी ऑर्बिटल होगा, कोई ना कोई ऑर्बिटल होगा जो फुलफिल्ड होगा। ये ऑर्बिटल होगा फुलफिल्ड। ये इनके मदद से क्या करेगा? इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। भाई गलती से भी मत सोचना कि डबल बॉन्ड ऐसे, ये इधर से भी आएगा। ये इसको ट्रिपल बॉन्ड मत समझ लेना लीचड़ो, इसको ट्रिपल बॉन्ड मत समझ लेना। ये क्या है? अरे डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। ये तो ये बनाया पाई बॉन्ड। क्या बना? पाई बॉन्ड। और किधर से किधर बन रहा है? इधर से इधर, इधर से इधर, ये बना पाई बॉन्ड। तो ये पता है क्या करता है? सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम देखता है कि ये सिग्मा बॉन्ड जो बना था, ये सिग्मा बॉन्ड जो बना था, ये बन तो गया, कार्बोनिल ने अपना लोन पेयर दे दिया, बॉन्ड बन गया, ठीक है, पर स्ट्रेंथ नहीं रही इसकी। ये जो मेटल और लिगेंड बना है, कंपाउंड बना, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो अपने जो इसके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये लोन पेयर होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इसके साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, और यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? स्ट्रेंथ। भैया यार हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, आपने तो सीएफटी बताया, आपने वीबीटी बताया, ऐसा कुछ बताया नहीं। यस, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि हमारी एनसीईआरटी सीएफटी में कहती है कि कुछ कमियां हैं, जो कमियां आगे एमओटी पूरा करेगा, जो कमियां आगे एलएफटी पूरा करेगा, और ये जो आगे की बातें हैं ये एमओटी और एलएफटी में बताई गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पर हमारी एनसीईआरटी ने एक इफेक्ट को बता दिया कि कोई जो कार्बोनिल, एक कार्बोनिल को लेकर समझाया है, एक कार्बोनिल को लेकर समझाया है कि भैया क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, बराबर है? ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ताकि स्ट्रेंथ क्या हो जाए? बढ़ जाए। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्यों वो आयोनाइज नहीं हो रहा है, क्यों वो टूट नहीं रहा है? क्योंकि भैया उसके अंदर क्या है? स्ट्रेंथ उसकी हाई है। क्या है? अब देखो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान सुनो। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोजेसेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, या एस एंड पी कैरेक्टर लिख लो, सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एस पी लिख लो एनसीईआरटी के हिसाब से। एस कैरेक्टर सिग्मा कैरेक्टर भी होता है, इसके अंदर क्या होता है? पाई कैरेक्टर भी होता है। सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। हमने ये देखा कि जो मेटल और कार्बोनिल का जो बॉन्ड था, उसके अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड, पाई कैरेक्टर दोनों था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने शेयर किया है तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए था। फिर हम देखा कि ऐसा क्या हुआ होगा। द एमसी सिग्मा बॉन्ड, जो मेटल और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है, द एमसी सिग्मा बॉन्ड is formed by the donation of lone pair of electron on the carbon into a vacant orbital of the metal। जो MC के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, उस सिग्मा बॉन्ड में ये कार्बन ने अपना, कार्बोनिल के कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसके ऑर्बिटल में, और तब जाके क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगला द MC पाई बॉन्ड, जो M और C के बीच में ये पाई बॉन्ड बना है, the MC pi bond is formed by the donation of a pair of electron from a filled d orbital of metal। जो पाई बॉन्ड बना है वो डोनेशन से बना है, किसके? M के, मेटल के d ऑर्बिटल के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ है, into a vacant anti bonding pi star orbital।
अब ये एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल क्या है, मैंने बोला ना, अब याद करो याद करो याद करो। पाई स्टार तुमने कहां पढ़ा है, एमओटी के अंदर। पाई स्टार तुमने कहां पढ़ा है, एमओटी के अंदर। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, सिग्मा 2p z, फिर इससे बाद पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, है ना स्टार। तो बेटा वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो उनकी बात कर रहा है, वो कह रहा है वो इसको एंटी बॉन्डिंग कह रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, है ना, और वो कह रहा है यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है, बराबर है। और जो इस तरीके की बॉन्डिंग होती है, इस तरीके की बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, इस तरीके के इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट, इस तरीके की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट, बराबर है। तो अगर वो आपसे अभी आपके बैक एक्सरसाइज का सवाल भी है, क्वेश्चन नंबर 22, पता नहीं मेरे ख्याल से 22, 23, 24, पता नहीं कौन सा है वो कह रहा है सिनर्जिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करो। तो आपको ये पूरा लिखना है, और ये अपनी वर्डिंग्स में ये मैंने एनसीईआरटी की लाइनें लिखी है, अगर आप ध्यान दो तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, और ये बना के दिखाना है, बराबर है। और इसे क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट, बराबर है। द मेटल थ्रू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथेंस बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल, CO और मेटल के बीच के बॉन्ड हुआ करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है उसकी। कोई डाउट नहीं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस यस यस, ओके गाइस। तो मैं कह रहा हूं, उम्मीद है तुम्हें बॉन्डिंग समझ में आई होगी। अब हम थोड़े एक आधे स्ट्रक्चर वगैरह को देख लेते हैं, फटाफट से नोट कर लो, शाबाश। अब बेटा हमारी एनसीईआरटी ना कुछ एग्जांपल समझा रही है, कुछ एग्जांपल समझा रही है, कुछ बॉन्डिंग के, है ना, कार्बोनिल और मेटल के बीच में कुछ एग्जांपल समझा रही है, जैसे कि क्या क्या है। ए एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी कहती है निकल है, और यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल और 4, कहता है आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर बनाओ। एग्जाम में बिल्कुल बोल सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है ना, वीडियो ऑन कर दिया मैंने, यस यस। तो एग्जाम में बिल्कुल बोल सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, Na, एक CO ऊपर, एक CO इधर, एक इधर और एक इधर, ये हो गया। और ये कैसी शेप हो गई, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, बराबर है, यस। एक हमारे पास बी एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी कहती है, हमारे पास क्या है, आयरन CO5। अब 5 के साथ कैसे बनता है आपको याद है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो ये आ जाएगा आयरन, ये आ गया हमारे पास CO, इधर आ गया CO, इधर आ गया CO, एक ऊपर जाएगा CO, एक इधर आएगा CO, बराबर है। ये हो गया ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। और ये थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, एक कोबाल्ट CO6। बेटा याद रखना, कोबाल्ट का सिंबल CO होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें अलग अलग एटम है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो भाई साहब तुम्हें क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों को बड़ा बनाना है, इसमें दोनों छोटे आएंगे, सॉरी एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, सिंबल पता है ना रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा दिखेगा, 6 यानी ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है, ये CO, एक CO इधर, एक CO इधर। अब तो तुम्हें यार ये सब आता है यार, तुम इसका क्या क्या बना दो यार, CO CO CO, ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, बराबर है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूं, दो एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी और कहती है, एक कहती है D, Mn2CO10, एक हमारे पास ये मैंगनीज 2 है और CO कितने हैं, 10। तो बेटा देखो, अगर ये 2 है तो 2 मैंगनीज बना लो, एक Mn ये रहा और एक Mn ये रहा। अब बेटा बटेगा 5-5, बटेगा 5-5, 6 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये रहा और 5 CO आएंगे, एक ये रहा और 5 CO आएंगे, तो 5 CO खींच दो। अब 5 CO में ऐसे खींच दो, एक CO इधर, एक CO इधर, बराबर है ना। अब जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिपल्शन के कारण एग्जैक्ट कहां जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा आपको ना ऐसे नहीं कि 5 कहीं भी खींच दो, अपोजिट डायरेक्शन में खींचने पड़ेंगे। इसके 2 बॉन्ड ये, तीसरा ये रहा, चौथा इधर जाएगा CO, है ना।
अब देखो ये हो गया मान लो एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, तो एक जेड में आएगा। अब जेड बनाओगे कैसे, तो जेड को तिरछा बना लो ऐसे, सीओ ऐसे बना लो, सीओ, कोई डाउट नहीं। अब ये एम एन है, एक सीओ इधर, एक सीओ इधर, एक सामने है तो एक इधर आएगा। अब एक जेड एक्सिस में बनाना पड़ेगा अंदर की तरफ, तो एक बना दो ऐसे, ये ऐसे, तो ये हो गया हमारे पास क्या Mn2CO10 का। आसान है, यस। अब एक अगला एग्जांपल है हमारे पास, DE कोबाल्ट CO8, कोबाल्ट CO8। अब इसको कैसे बनाओगे भाई, दो कोबाल्ट बना लो, एक कोबाल्ट ये रहा, एक कोबाल्ट ये रहा, हाँ है ना। अब इसमें कितने 8 CO है, यानी 4 4 जाएंगे, क्या जाएंगे 4 4, अरे क्या जाएंगे 4 4, तो एक, क्या नाम है इसका, एक, अरे क्या नाम है इसका, एक CO। अब मान लो एक CO मैंने इधर भेज दिया, एक CO इधर हो गया, एक इधर हो गया CO। आप चाहो तो इसको अलग भी बना सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारी एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे बना रखा है, देखो, एक CO, एक CO, एक CO, एक CO। अब इसका जो CO है वो इधर ऐसे बना रखा है। अरे कटा नहीं है ये, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि एक उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है ना, तो ये बना रखा है आपके एनसीईआरटी ने। अब एनसीईआरटी ने दो तरीके से बना रखा है, एक तो डबल बॉन्ड करके भी दिखा रखा है कि डबल बॉन्ड CO करके, और एक वैसे बना रखा है, बराबर है, हाँ है ना, यस, क्लियर है। तो ये हमारे पास है, हमारे पास ये बॉन्डिंग हो गई CO की। 5 एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी ने दे रखे थे, आपसे किसी का भी एग्जांपल अगर किसी का स्ट्रक्चर बनाने को बोल दे तो बना लेना, बराबर है, यस यस यस। नोट कर लो बेटे इसको फटाफट, शाबाश। अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है बेटा वो क्या है, लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी। लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी। लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा, स्टेबिलिटी, बराबर है, यस। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, स्टेबिलिटी ऑफ, अरे मैं बार बार समय इसलिए देख रहा हूं क्योंकि समय सच में कम है। अगर गलती से वो बंद हो गया, क्योंकि अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से मेरा ख्याल है 2:30 पौने 3 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, और 4 बजे क्लास है, तो अगर वो बंद हुआ तो मेरे पे समय रहेगा नहीं दोबारा रिकॉर्ड करने का। तो मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कहीं बंद तो नहीं हो गया या कहीं मैं ऑन करना भूल गया हूँ, है ना। देखो, तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, यस। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कंपाउंड। तो भैया कैसे पता लगेगा, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। भैया कौन ज्यादा स्टेबल है कैसे बताएंगे, तो नोट, पहला जो स्टेबिलिटी होगी, अब देखो यार ये 4 चीजें दिमाग में रखना, ये 4 चीजें दिमाग में रखना और हो जाएगा, आराम से हम पता लगा देंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो, स्टेबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट कर दूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख दूं, चिलेशन। अरे यार, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अबे भाड़ में जाओ यार, मैं पूरा ऐसे लिख रहा हूं, चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन। अगर कहीं पे चिलेशन हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर है, यस। सेकंड, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल आयन। अरे भाई याद कर लेना यहीं पे, क्या पता कल टेस्ट में आ जाए। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल आयन, अगर मेटल आयन पे चार्ज ज्यादा है तो वो क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, यस। तीसरा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेटल ऑन चार्ज आयन हो गया, यस। अब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड।
अब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में हर जगह मत लगा देना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में हर जगह मत लगा देना, ये आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और स्ट्रॉन्ग आपके पास 2-3 ही है बस, है ना, ये हर जगह मत लगा देना, बेशक अधिकांश आपके सवाल यहीं से हो जाएंगे। और चौथा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का साइज जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बराबर है, यस। तो ये 4 हमारे पास है स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया, ये 4 है। अब इसमें भैया हमारे पास सवाल क्या क्या आते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी इन 4 चीजों पर, अगर आपने याद कर लिया कि भैया कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप पता कर सकते हो, है ना। अब इसके पीछे हमारा एनसीईआरटी का एक सवाल है, हमारी एनसीईआरटी का सवाल है, हमारी एनसीईआरटी का सवाल है बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन निकालो, सेकंड लास्ट। अब आपकी नई किताबों मेरे ख्याल से उसमें 32-31 पता नहीं कितने क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन निकालो एक बार, सेकंड लास्ट। तो वो कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन नंबर, मेरी किताब में तो भैया 31 है, कह रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है। पहला कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है हमें, पहला आयरन H2O 6 3+, और कह रहा है सेकंड कह रहा है आयरन NH3 6 3+, तीसरा कह रहा है आयरन C2O4 3-, और चौथा कह रहा है FeCl6 3-। देखो यार, मैं आपको दावे के साथ लिख के कह सकता हूं, इस चैप्टर में ना जितना मैंने पढ़ाया है, बैक एक्सरसाइज में 4, 5, 6, 7 क्वेश्चनों को छोड़कर 4-5 वो भी एक सवाल डाउट का नहीं हो सकता। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि ज्यादा डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हर टॉपिक कर रखा है, हर टॉपिक आपको पढ़ा रखा है, बराबर है, बात समझ में आ रही है, यस। तो मैं कहना चाह रहा हूं, अब यार इतनी ढंग से आपको पढ़ाया था ना, मतलब क्या बताऊं यार आपको, है ना, कि भैया अगर ये सवाल ना आपको देखते ही हो जाना चाहिए, अगर आपको ये चीज पता है तो, लीगेंड के बारे में, है ना। तो ये जो लीगेंड है, अब आप इसमें ना कंपैरिजन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे साफ दिख जाएगा। सबसे पहले अगर आप चार्ज भी निकालना चाहो तो यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पे जो हमारे पास आयरन है, ये हो गया x, ये हो गया 0 = 3, तो x आ गया +3। यहाँ पे जो आयरन है उसमें भी x, तुम एक बार सोच के देखो कौन सा होगा ज्यादा, वीडियो को पॉज करो, एक बार सोच के देखो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा चारों में से। तो x + 0 = 3, तो x = आ गया +3। अब यहां से x, बेटा ये क्रोमेट ऑक्सलेट है, ये ऑक्सलेट आयन है ये, तो इसका होता है -2, तो -2 × 3 6 = -3, तो x कितना आ जाएगा +3, है ना। और यहाँ पे ये x, ये हो जाएगा -6 = -3, x कितना आ जाएगा +3। यानी सारे मेटल आयन क्या है, सेम है। भैया साइज ऑफ मेटल आयन की इनवर्सली है, सारे मेटल आयन सेम है, तो साइज का तो कोई फंडा बनता नहीं है। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज चारों मेटल आयन पे क्या है, सेम है। अब एक हमारे पास बचता है क्या, स्ट्रेंथ। अब यार ये सारे लिगेंड्स में ना, अगर तुम लिगेंड्स देखो, सारे लगभग वीक है, सारे लिगेंड्स लगभग क्या है, वीक है। इसको लास्ट में कंसीडर करना, लिगेंड्स वाले को लास्ट में। अब देखो इसमें एक चीज हो रही है, इस वाले में एक और है चिलेशन। अब देखो रिंग किसमें बनती है, क्या इसमें, वाटर में नहीं, वाटर में रिंग नहीं बनती, अमोनिया में नहीं, क्लोरीन में नहीं, बेटा ऑक्सलेट आयन बताया था, ऑक्सलेट आयन में रिंग बनती है, ऑक्सलेट आयन में क्या बनती है, रिंग बनती है, बताया था ना। डाइडेंटेट लिगेंड होता है, डाइडेंटेट लिगेंड होता है, ऑक्सलेट आयन, ग्लाइसिन हो गया, और कौन हो गया, OX बताया था, OX से भी दिखाते हैं इसको, पन्ने पलटा नोट्स के। ऑक्सलेट आयन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, वो तीसरा कौन था वो, यस EN, इथाइलिन डाइअमाइन। तो ये क्या है, इसमें क्या होगा हमारे पास, क्या होगा इसमें, चिलेशन होगा। तो क्या है, स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चिलेशन के, तो कौन सा होगा, सी पार्ट सही है, आसान है, हाँ है ना, यस। फटाफट नोट कर लो, एक सवाल में लिख देता हूं बोर्ड पे।
तो बेटा ये हमारे पास सवाल है, 4 सवाल है। अब एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करो, चारों सवाल को खुद ट्राई करो कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, आप कर लोगे, बराबर है? हाँ है ना? फटाफट 5 4 3 2 1 0 हो गया। यस देखो, आओ ये और इसमें, अबे सॉरी इसमें चार्ज नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, इसमें और इसमें ये बताना है, वो चार्ज नहीं आएगा। चार्ज कैसे आ जाएगा? तभी आया नहीं है तो यहाँ पे आपको इसमें और इसमें बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा +4 + x - 6 = 0, x = कितना आ जाएगा +2। यहाँ आयरन के पास +2 आ रहा है और यहाँ पे आयरन के पास ये हो जाएगा 3 + x - 6, तो x कितना आ रहा है +3। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि मोर द चार्ज ऑन मेटल आयन मोर इज द स्टेबिलिटी, बराबर है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। खत्म, सही बात है, यस। अब अगले वाले में ये तो देखते ही हो जाएगा, CO NH3 6 NH3 2 EN क्या है? चिलेशन, क्या चिलेशन, देखते ही हो जाएगा, चिलेशन EN इथाइलिन डायमाइन। अब इसमें ये सवाल भी देखते ही हो जाएगा यार, कैसे? निकल निकल -2 इसका 1 1 होता है, मतलब वही आएगा चार्ज। CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। F क्या है? वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अरे इसमें करना क्या है स्टेबिलिटी में? अरे हाँ है ना, यस। अब इन 3 में है, ये थोड़ा सा ठीक है, इन तीनों में आपको बताना ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो भैया Mn भी 2+ है, Fe भी 2+ है और Cu भी 2+ है। वो ये कहना चाह रहा कि कौन सा इन तीनों में से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा ज्यादा स्टेबल। तो भैया कौन बनाएगा? देखो कौन बनाएगा, है ना? तो हम जानते हैं ऐसे Mn2+, इसके बाद आता है मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल 2+, ऐसे कॉपर 2+ आना था, तो ये तो है नहीं साथ में, यहाँ पे तो हटा दो। आपको पता है अलोंग द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज घटता है अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज घट रहा है, आपको पता है स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी जो है एटॉमिक साइज के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये? सबसे छोटा साइज इसका होगा, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज घट रहा है, तो सबसे छोटा साइज इसका होगा। अगर इसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा है तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं, बराबर है। तो इसको फटाफट नोट कर लो। एक ऐसा ही एक सवाल हमारी बैक एक्सरसाइज में भी है, चल रहा है, यस। एक हमारी बैक एक्सरसाइज में आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट नोट कर लो इसको। 5 4 3 2 1। देखो भाई ऐसा है, एक लास्ट क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, लास्ट। मेरी बुक में तो 32 है, आपकी बुक में 31 हो सकता है, क्योंकि नई न्यू बुक ना। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग। 3 कंपाउंड दे रखे हैं, देखो, निकल NO2 6, 4- निकल NH3 6, 2+, निकल H2O 6, 2+। कह रहा है इसमें ना ऑर्डर बताओ वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन का। अब यार अगर ऐसा सवाल हो तो करना क्या, पहले ये भी तो पता लगे। कह रहा है वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर बताओ, हमें क्या पता भाई। निकल 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 कॉमन है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते चलो। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी क्यों है ये भी नहीं पता हमें तो यार। तो इसको x मान लेते हैं, NO2 का -1 होता है तो ये जाएगा -6, -6 = -4, तो x कितना आ जाएगा? +2। यहां पे निकल क्या होगा? x +0 = +2, तो x कितना आ जाएगा? +2। यहां पे हो जाएगा x +0 = +2, तो x कितना आ जाएगा? +2। यस यस।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ठीक है। तीनों में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ठीक है। तीनों में मेटल भी सेम है, निकल, ठीक है। कह रहा है वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर बताओ। यार हमें पता ही ना क्या कहना चाह रही है। यो देखो यहां पे लिगेंड्स अलग है, लिगेंड्स क्या है, अलग है। तो देखो अब आप जानते हो, वी नो दैट, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको याद है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है, ये सवाल नहीं होगा। मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आते हैं कौन, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, सॉरी हाइड्राइड्स क्या, सॉरी हैलाइड्स, फ्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, उतने प्रॉपर नहीं आते पर आते हैं। उसके बाद आता है कौन, ऑक्साइड्स, उसके बाद आते हैं नाइट्राइड्स, उसके बाद आते हैं कार्बाइड्स। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, कार्बाइड्स, कार्बन वाले। अब यार यहां पे कार्बन वाला तो एक भी नहीं है, पर ऑक्साइड वाला एक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड्स, जो लीगेंड्स की स्ट्रेंथ होगी सबसे कम होगी वाटर वाले, क्योंकि वो ऑक्साइड्स है, तो H2O की सबसे कम होगी। उसके बाद अब यहां NO2 और NH3 है। अगर तुम एनसीईआरटी उठाओ तो तुम ये पाओगे कि NO2 तो है ही नहीं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनसीईआरटी ने NO2 तो दे ही नहीं रखा है, तो भैया अपने दिमाग में डाल लेना NO2 जो होता है वो NH3 से ज्यादा होता है। तो यहां पे आएगा NH3 और इसके बाद आएगा NO2 माइनस, बराबर है NO2 माइनस। क्लियर है? ये ऑर्डर होता है किसका, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इन तीनों के लिए ऑर्डर ऐसा आएगा। आपको इतना पता लग जाता है, ऑक्साइड्स पीछे आता है, ये नाइट्रेट ज्यादा होते हैं। अब NO2 माइनस थोड़ा ज्यादा होता है, न्यूट्रल के कंपैरिजन तो सही होगा, तो ये आ गया इधर। क्लियर है? यस। अब ये आ गया, कह रहा है वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन। अब देखो यार पता है क्या सवाल ऐसा है ना कि पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही जगह जहां वेवलेंथ का जिक्र है, और कहां पे, कलर्ड कंपाउंड में, रेडी कहां, कलर्ड कंपाउंड में, कि वो कलर की लाइट एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा नीचे आएगा। यस। अब देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इन दोनों के कंपैरिजन में, ये वीक फील्ड है इन दोनों के कंपैरिजन में। यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना। वी नो दैट स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हो गया। देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से। वी नो दैट एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू, ये आपने बचपन से पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा। हमें वेवलेंथ बताना है तो E इज इक्वल टू, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, लैम्डा के। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, लैम्डा के। अब ध्यान सुनना, एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये एनर्जी का गैप अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ज्यादा करेगा। एनर्जी का गैप, स्प्लिटिंग गैप ज्यादा आएगा, इसमें गैप थोड़ा कम आएगा, इसमें गैप थोड़ा कम आएगा, इसमें गैप और कम आएगा। यानी अगर तीनों में इलेक्ट्रॉन नीचे बैठ रखा है और इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाना है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी इसमें, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी इसमें, सबसे कम लगेगी इसमें, उससे थोड़ी ज्यादा इसमें। यही तो होगा। अरे ये स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है एनर्जी का गैप उतना ज्यादा आता है यार, पढ़ा रखा है यार। वीक होगा एनर्जी का गैप कम आएगा, यहाँ कम आएगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो यानी ये ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ये ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन, इसको एनर्जी चाहिए होगी ज्यादा, एनर्जी चाहिए होगी ज्यादा, इसको एनर्जी चाहिए होगी ज्यादा, इसको थोड़ी कम, और इसको एनर्जी क्या चाहिए होगी, कम। हाँ है ना? यस। तो पता है एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसका लैम्डा क्या होगा, कम, इसका लैम्डा क्या होगा, कम, और इसका लैम्डा क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ना, तो लैम्डा का जो ऑर्डर आ जाएगा, इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इसका लैम्डा क्या होगा, कम, तो लैम्डा का जो ऑर्डर आएगा हियर, लैम्डा एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O ज्यादा होगा, लैम्डा एब्जॉर्प्शन ऑफ NH3, लैम्डा एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2 माइनस। क्योंकि क्या होगा बेटा, अरे बात को समझ तो ले, इसको ऊपर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो लैम्डा क्या चाहिए होगा, कम, कम, क्योंकि कम लैम्डा पे तो एनर्जी ज्यादा आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा कम, इसका और ज्यादा, क्योंकि इसको एनर्जी कम चाहिए तो लैम्डा इसका ज्यादा होना पड़ेगा, तभी एनर्जी कम आ पाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा अच्छा सवाल था एक। बाकी अब आपके जो डाउट्स हैं आप मेरे को भेज देना, कि जो आपके डाउट्स हैं कि भैया ये क्वेश्चन हमारा डाउट है, ये क्वेश्चन करा दो, करा रहे, बराबर है। हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया है,
मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया, बराबर है। ओके, आज का होमवर्क, संडे अपना टेस्ट की तैयारी करो। ओके, बाय, टेक केयर।